नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जित शुक्ला, प्रावी आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर में एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी में हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे, लाइक कि एक्चुअली में स्पर्म कहाँ बनता है, स्पर्म कैसे बनता है, कैसे बाहर तक आता है, और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स के क्या कारण हैं, और अगर कोई कारण समझ में आता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इंसानों में जो मेल में जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस के अंदर खूब सारी धारियों वाली रचना होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक छोटी-छोटी पतली-पतली सी नलियाँ होती हैं जो करोड़ों की संख्या में एक दूसरे में उलझी होती हैं। और टेस्टिस का प्रोडक्शन एक सेल से होता है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल। बहुत छोटी सी ये सेल्स होती है। ये सेल आगे डेवलपमेंट जब होता है, जब मैच्योरिटी आती है, मतलब जब आदमी मेल 14, 15, 16, 17 साल का होता है, जब उसमें टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होना चालू होता है, उस दौरान ये सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं स्पर्मेटोगोनिया में। तो ये धीरे-धीरे इनमें 4 या 5 स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है, लाइक स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर डिवीजन हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, फिर स्पर्मेटोजोआ, जो कि अल्टीमेटली स्पर्म में कन्वर्ट होता है। ये सारी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये रीटी टेस्टिस से होते हुए सीधा एपिडिडाइमिस में जाकर, एपिडिडाइमिस, ये दोनों टेस्टिस के ऊपर एक ग्रंथि होती है, जिसके अंदर जाकर एक वेयर हाउस जैसी ग्रंथ होती है। तो उस ग्लैंड में जाकर ये इकट्ठा हो जाते हैं। अब एपिडिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस, एक ट्रांसपोर्ट के लिए एक ट्यूब जैसी संरचना होती है, जो कि राइट साइड में एक होती है, लेफ्ट साइड में एक होती है, और ये जाकर के सेमिनल वेसिकल में और प्रोस्टेट में खुलती है। थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट ये लोग यूरेथ्रा में जुड़ जाते हैं, जो यूरेथ्रा से होते हुए यूरिन के रास्ते से बाहर, जैसे यूरिन निकलती है तो ब्लैडर से यूरिन यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकलती है, और जब वीर्य निकलना होता है, जिसमें सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड और स्पर्म, सीमेन में 3 चीजें मेन होती हैं। तो सीमेन की अगर हम लोग देखें क्या होती है उसकी रचना, तो उसमें सबसे पहले स्पर्म, दूसरे नंबर पे सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, और तीसरा प्रोस्टेट का फ्लूइड। सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, प्रोस्टेट का फ्लूइड थोड़ा सा एसिडिक होता है, और इसीलिए स्पर्म जब इन दोनों से मिलता हुआ सीमेन वीर्य के रूप में बाहर निकलता है, तो हम लोग उसका पीएच टेस्ट करते हैं, जिससे हम जो स्लाइटली अल्कलाइन 7.2 7.4 के आसपास हमको नजर आता है, दैट इज नॉर्मल सीमेन। अब अगर हम बात करें कि हम नॉर्मल सीमन काउंट की अगर सीमन को आप वीर्य को चेक करें, तो वो वीर्य नॉर्मल कब कहलाएगा। वो वीर्य नॉर्मल तब कहलाता है, इसके बारे में WHO ने 2010 में भी गाइडलाइन दी, जो रिवाइज हुई है अभी 2020 में भी, जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें 15 से 20 मिलियन पर ml अगर काउंट है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। 15 से 20 मिलियन काउंट। अब WHO पूरे वर्ल्ड के हिसाब से एक नॉर्मल पैरामीटर निकालता है, जिसके हिसाब से अगर आपका काउंट 20 मिलियन से ऊपर है तो ये पूरी तरह से नॉर्मल है। ये काउंट की बात हो गई, ये नॉर्मल स्पर्म काउंट, जो कि एक नॉर्मल सीमन में होना चाहिए। दूसरी चीज होती है मोटिलिटी। मोटिलिटी अगर क्राइटेरिया लगभग सेम है, अप्रोक्सीमेटली इट इज, और ये 40% से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल है। इतने सारे स्पर्म में से 40% से ज़्यादा स्पर्म अगर मोटाइल हैं तो वो नॉर्मल है, और जो मोटाइल हैं उनमें अगर 32% के आसपास अच्छे प्रोग्रेसिवली मोटाइल स्पर्म हैं, तो दैट इज गुड क्वालिटी मोटाइल स्पर्म। अब उसके बाद हम लोग मॉर्फोलॉजी भी चेक करते हैं। मॉर्फोलॉजी पे कहा जाता है एकदम परफेक्ट, मीन्स स्पर्म की अगर रचना देखें तो हेड, नेक और टेल, 3 चीजें जुड़ी हुई होती हैं। अगर हेड भी एकदम परफेक्ट है, नेक भी एकदम परफेक्ट है और टेल भी एकदम परफेक्ट है, जिसकी मदद से वो स्विम करता है, तो वो नॉर्मल स्पर्म होगा, जिसका कि नॉर्मली काउंट अप्रॉक्सीमेटली 4% है। तो हम कहते हैं कि ये नॉर्मल सीमन एनालिसिस है। अदरवाइज ओवरऑल देखें तो थोड़ा बहुत हेड डिफेक्ट, नेक डिफेक्ट, टेल डिफेक्ट लगभग ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन टेल डिफेक्ट या नेक डिफेक्ट होता है, राइट।
अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर ये काउंट कम है, क्या होगा अगर मॉर्फोलॉजी हमारी ठीक नहीं है, क्या होगा अगर हमारा इसमें देखें मोटिलिटी ठीक नहीं आती है। तो अगर काउंट 15 मिलियन से कम आता है तो हम उसको बोलते हैं ओलिगोड्यूसपर्मिया। अगर मोटिलिटी कम आती है और काउंट नॉर्मल है तो हम उसको बोलते हैं एस्थेनोजूसपर्मिया। और अगर मॉर्फोलॉजी गड़बड़ है, मोटिलिटी ठीक लग रही है और काउंट भी ठीक लग रहा है तो उसको टेराटोजोस्पर्मिया। अब इन्हीं में से अगर ये कॉम्बिनेशन आता जाता है, हालांकि इस तरह की टर्मिनोलॉजीज में मीन्स आपको ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना है, वो तो आप रिपोर्ट देखकर अपने आप पहचान सकते हो। और उसी चीज़ को कि अगर मोटिलिटी भी कम है और काउंट भी कम है और मॉर्फोलॉजी भी गड़बड़ है तो ओलिगो एस्थेनो टेराटोजोस्पर्मिया। अगर काउंट बहुत ज़्यादा कम है तो उसमें सीवियर वर्ड हो जाता है, या काउंट निल है तो एजोस्पर्मिया हो जाता है। अच्छा, इन सब चीज़ों के कारण क्या हो सकते हैं? बीच बीच में कुछ ऐसा भी देखा गया है, मैं आपको एक दो अगर केस स्टडी डिस्कस करूं तो उसमें ये देखा गया है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग नॉर्मल हैं, उनका काउंट भी नॉर्मल है, वाइफ के पीरियड्स वगैरह भी नॉर्मल हैं, फॉलिकुलर स्टडी में उनके एग्स वगैरह भी प्रॉपर्ली रप्चर होते हैं और हस्बैंड और वाइफ को कंज्यूमेट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन उनकी प्रेगनेंसी आती है 2-3 महीने में अबॉर्शन हो जाता है। इस तरह के पेशेंट हर IVF सेंटर में काफ़ी आते हैं और हमारे पास भी आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्रोमोसोम लेवल पे गड़बड़ होती है। तो ऐसे पेशेंट्स का कैरियोटाइप करा के देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं कोई इस तरह की बात है जिसमें इस तरह की चीज़ निकल रही है और इस वजह से नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है जो कि हमको लगता है कि प्रीमेच्योर प्रेगनेंसी है। तो कैरियोटाइपिंग इसीलिए बहुत ज़रूरी होती है। स्पेशली हम लोग जो क्रोमोसोम देखते हैं 8, 13 या 18 और साथ साथ में हम लोग को सेक्स क्रोमोसोम भी कैरियोटाइपिंग में देखते हैं कि अगर कोई ऐसा तो नहीं है वाई क्रोमोसोम डिलीशन है या कुछ उसमें बैलेंस ट्रांसलोकेशन सॉर्ट ऑफ चीज़ें दिख रही हैं। बिकॉज ऐसे लोगों के लिए अगर हम लोग आगे प्रेगनेंसी प्लान करते हैं विद सेल्फ स्पर्म एंड सेल्फ एग तो इस तरह की अबॉर्शन वाली या डिफेक्टेड बेबी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उसके लिए फिर और रास्ते हैं, PGD वगैरह कर सकते हैं। अगर नॉर्मल एम्ब्रियो बनता है और वो IVF के लिए जाते हैं तो हम लोग उन ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम इस तरह से देखें कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो हम लोग को हमेशा एक जेनेटिक काउंसलिंग करनी चाहिए, राइट। तो एक वो प्रॉब्लम हो सकती है जो उस केस स्टडी में जनरली देखी जाती है कि सब कुछ नॉर्मल है, प्रेगनेंसी भी नॉर्मल तरीके से आ रही है, फिर भी क्यों नहीं प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रही है, अबॉर्शन जो हो रहा है। दूसरा होता है कि जब इस तरह की बात होती है जो कहा जाता है कि अगर हमारा काउंट कम आ रहा है और उस वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो उसमें हम लोग कुछ केसेस में IUI वगैरह से प्रयास कर सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि फीमेल का एग टाइम पे नहीं रप्चर होता या हम लोग वो मेल और फीमेल उस पर्टिकुलर टाइम पे कंज्यूमेट नहीं करते जिसको उन्हें करना चाहिए। कभी कोई कहीं है, कभी कोई कहीं है, कुछ उनको फिजिकली लिमिटेशंस एंड ऑल दैट। तो इस तरह के केसेस में IUI बहुत हेल्प करता है। IUI मीन्स इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं जनरली, जब फीमेल का एग रप्चर हो रहा है तो मेल के स्पर्म्स को कभी एक बार या कभी 2 बार उसका इजैकुलेट लेकर के उसमें से एक्टिव मोटाइल स्पर्म निकालकर अगर इंजेक्ट करते हैं थ्रू यूट्रस तो इसमें आपको प्रेगनेंसी आ सकती है, जो कि कम खर्च का और एक रिलायबल प्रोसेस है। बट हाँ, ऑफ कोर्स इसमें क्योंकि ये भी ब्लाइंड प्रोसीजर है, हमें नहीं पता स्पर्म वहाँ जाकर मिलेगा, उससे एम्ब्रियो बनाएगा, तो सक्सेस के चांसेस थोड़ा सा कम होते हैं। और अगर हमारा स्पर्म काउंट काफ़ी कम है, मोटिलिटी काफ़ी ख़राब है, तो उस केस में फिर हम लोग ICSI की मदद से, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की मदद से हम एम्ब्रियो बना करके वाइफ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिनमें आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि स्पर्म काउंट से या मोटिलिटी से रिलेटेड कोई इशू अगर आपको है तो सबसे पहले आप अपने सीमेन का कल्चर भी करा सकते हैं। इनकेस कोई इन्फेक्शन निकलता है तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह भी हेल्प करती हैं। अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है। इसमें सिगरेट स्मोकिंग या किसी को क्रोनिक डायबिटीज़ है या कोई क्रोनिक किडनी की प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन,
या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इनके वर्क में, या कुछ ऐसी केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके की फ्यूम से या केमिकल से आपको जूझना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों में, या बहुत कोई ईंटे के भट्टे या कुछ खूब हॉट जगह पे आप काम कर रहे हो, गर्म वहाँ पर बहुत है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भगवान ने भी एक ऐसा सिस्टम किया है जो शरीर से नीचे स्क्रोटम दिया है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 1-1.5 डिग्री कम होता है। तो इसका मतलब उनको भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए प्रोडक्शन के लिए। तो इन सब चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो उससे कभी कभी क्या अक्सर देखा है, अगर माइल्ड प्रॉब्लम्स हैं तो ज़रूर इम्प्रूवमेंट मिलता है। उसमें फिर ज़रूरत नहीं कि आप IVF या उसके लिए भागें, और थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स या दवाइयाँ से। सबसे ज़रूरी चीज़ डाइट भी आती है यहाँ पे। अगर आप रेगुलर डाइट लेते हैं तो आपको हो सकता है इन प्रॉब्लम्स के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फ्रूट्स हैं, जैसे कीवी हो गया, या जैसे एप्पल हो गया, सेब हो गया, या बहुत हद तक केले में भी पोटेशियम वगैरह ज़्यादा होता है, जो आपको हेल्प कर सकता है। या कुछ ड्राई फ्रूट जैसे पिस्ता हो गया या चिलगोजा हो गया, और अखरोट सबसे बढ़िया इसमें माना गया है कि अखरोट हेल्प करता है। तो अगर हम लोग इन चीज़ों का सेवन अपने खाने में बढ़ा देते हैं तो हम डेफिनेटली हमको इससे फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ इसके साथ में कुछ कोएंजाइम या लाइकोपीन सप्लीमेंट्स इस तरीके के आते हैं जो रेगुलर बेसिस पर आप अगर लेते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि स्पर्म काउंट 0 है। वो क्यों हो सकता है? मैंने आपको बताया कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बना, जो एपिडाइमिस में सेव हुआ, और जो वास डिफरेंस के माध्यम से सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट होता हुआ यूरेथ्रा के रास्ते बाहर आया। तो अब अगर ज़्यादातर केसेस में देखा गया जिनमें स्पर्म काउंट 0 है, स्पर्म काउंट निल है, 0, उसमें ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि ये जो वास डिफरेंस है, जो एपिडाइमिस से स्पर्म लेकर के जा रही है, उसमें किसी इन्फेक्शन या किसी इंजरी या किसी और कारण से इसमें ब्लॉक होता है। जब इसमें ब्लॉक है तो वो वास डिफरेंस स्पर्म को कैरी नहीं कर पाएगी, और ऐसे में हमको सीमेन में स्पर्म नहीं मिलेगा। जो कंडीशन कहलाती है एंजियोस्पर्मिया, और जब उसको टेस्ट करते हैं मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिया जिसमें कहीं ट्यूब में ब्लॉकेज आ रहा है मेल में, उस केस में टीजा, मीजा और पीजा, ये तीनों लगभग सेम प्रोसीजर होते हैं। साइड पे अलग अलग करता है कौन सी साइड से निकाल रहे हैं। हम लोग डायरेक्टली टेस्टिस से जाकर के स्पर्म निकाल सकते हैं और फीमेल वाइफ का एग लेकर के इसी के माध्यम से एम्ब्रियो बनाकर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी आपको दिक्कत लग रही है कि आपकी सीमेन एनालिसिस में स्पर्म आ नहीं रहा है, तो उसको आप डायग्नोज करिए कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिया। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिया है तो वो टीजा से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। और अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का एंजियोस्पर्मिया है जिसमें लग रहा है आपको कि ये ट्यूब खुलेंगी ही नहीं, मतलब ये ट्यूब खुली हुई है फिर भी स्पर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि अंदर टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, जो आप चेक कर सकते हैं टेस्टिकुलर बायोप्सी के माध्यम से। अगर टेस्टिकुलर बायोप्सी में कोई भी स्पर्म नहीं दिख रहा है या स्पर्म बनने की कोई भी स्टेज नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिया है, जिसमें आप सेल्फ स्पर्म से यूज करके प्रेगनेंसी नहीं ला सकते। उस केस में डोनर स्पर्म आपको हेल्प करेगा आपके सेम रिपोर्ट का। बट अगर ये टेस्टिकुलर बायोप्सी में आपके रिपोर्ट में कहीं भी कोई भी स्टेज दिख रही है स्पर्म प्रोडक्शन की, तो आप टीजा, मीजा या पीजा से अपने खुद के स्पर्म से अपने खुद की अपने वाइफ के अंडों से एम्ब्रियो बना करके प्रेगनेंसी ला सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये सब कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुए होंगे। इनसे रिलेटेड अगर कोई सवाल अभी भी आपके दिमाग में है तो आप मुझे रीच कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8417084446, 8417084446। और आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों के बारे में आप परेशान हैं, आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। जो नंबर यहाँ डिस्प्ले होता है, आप इस नंबर पर फ़ोन करिए और अपनी समस्या को समझिए।
एक बार आप अपनी समस्या को समझ जाएंगे तो उसका समाधान आपको दिखने लगेगा और आप बिना समय व्यर्थ किए हुए अपने समाधान पे स्वयं पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।